हाय फ्रेंड्स, पीसीएम एक्साइटमेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के बेस से। केमिस्ट्री की बेसिक क्लास से शुरू करते हैं हम, और उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हाइड्रोकार्बन से। तो सबसे पहले हेडिंग लेते हैं हम हाइड्रोकार्बन। कार्बन, ठीक है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रो से मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब हो गया कि कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। तो हम ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रो से हो गया हाइड्रोजन व कार्बन। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले हैं। सबसे पहले संतृप्त यानी सैचुरेटेड, संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे वाले होते हैं हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरे वाले, तो दूसरे वाले क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें इनके बहुत सारे यौगिक आएंगे, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन यौगिक आएंगे, जैसे मान लो एथिल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल या एथेन, मैथेन, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है नहीं, या क्लोरोफॉर्म वगैरह या बेंजीन, सब इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वो उसमें आते हैं, हाइड्रोकार्बन में आते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हम इनके बारे में जानते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनका सूत्र होता है CnH2n+2। तो इनका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। यानी इनमें और एक बात ध्यान रखें कि ये इनमें जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध से जो भी चीज जुड़ी होगी कार्बन के साथ, या जितने कार्बन परमाणु होते हैं आपस में जुड़े हुए, कार्बन परमाणु की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन परमाणु इनमें जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, एकल बंध से, ठीक है नी। और जो असंतृप्त वाले होते हैं तो इनका सूत्र होता है, इनमें असंतृप्त वालों में दो आते हैं। और हाँ, एक बात और बता देता हूं मैं इसमें कि जो संतृप्त वाले होते हैं ये होते हैं एल्केन। क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन या पैराफिन भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो एल्केन होते हैं। और जो असंतृप्त वाले होते हैं इनका जो फॉर्मूला होता है, एक होता है CnH2n, और ये होते हैं हमारे एल्कीन। क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं। और ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं, द्विबंध वाले, ठीक है, इसमें द्विबंध वाले आते हैं। और इसमें दूसरे होते हैं CnH2n-2, ये होते हैं एल्काइन। क्या होते हैं, ये एल्काइन होते हैं, एल्काइन होते हैं। और ये होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी त्रिबंध वाले, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे संतृप्त और ये होते हैं असंतृप्त। यही चीजें हमें इनमें लिखनी होती हैं। इनकी जानकारी होने से सबसे पहले जब हम इनकी जानकारी ले लेते हैं तो क्या होता है, हम IUPAC नेम वगैरह या आगे की जितनी भी कार्बनिक केमिस्ट्री है उसे सही से याद करने में सही हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनका पता होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लें हम इनकी बात कर लेते हैं एल्केन वालों की। तो एल्केन वाले कंपाउंड हम कुछ प्राप्त करेंगे, तो यहीं से हमारी स्टार्ट हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इस वाले फॉर्मूले को। सबसे पहले संतृप्त वालों की बात कर लेते हैं, उदाहरणों की, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम संतृप्त वालों की, बात कर लेते हैं संतृप्त वालों की।
संतृप्त हाइड्रोकार्बनों की बात कर लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया, CnH2n+2 होता है। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम n की वैल्यू, n का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया, यानी सबसे पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले n = 1 रखने पर, तो n = 1 रखने पर, या n = 1 पर, या n = 1 रखने पर, तो n = जब 1 रखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो इस फॉर्मूले में यहाँ 1 रखेंगे, तो c यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो हो जाएगा H2 × 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ क्योंकि हम ऐसे बराबर नहीं दिखाते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में, क्योंकि ये डबल बॉन्ड की तरह लगता है, तो केमिस्ट्री में कंफ्यूज करता है, तो हम इसे क्योंकि हम बराबर में लिखना चाहते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो C1 है, तो C1 1 यहाँ पे दिखाते नहीं है, 1 दिखाए ना दिखाए कोई बात नहीं। H कितने हो गए यहाँ पे, 2 × 2 और 1 4, तो यहाँ पे हो गए कितने, H4 हो गए। तो ये आ गया हमारा क्या, मैथेन। तो नंबर 1 जब एक कार्बन होता है तो एक कार्बन के लिए क्या आता है, मैथ शब्द आता है, मैथ, ठीक है, मैथ शब्द आता है, तो उसमें एन लगा देते हैं। वैसे मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सिंगल बॉन्ड वालों में सब में एन लगाएंगे, ठीक है नहीं, इनका जो अनुलग्न होता है वो एन होता है, ठीक है। तो इसमें एन शब्द जोड़ देंगे, तो ये हो गया मैथेन। अब ऐसे ही n = 2 पर, तो n = 2 पर, n = 2 पे क्या होगा, तो n = 2 पे हो जाएगा C2H2 × 2, n की जगह मैंने देखो इस n की जगह 2 रखा है, इस वाले n की जगह भी 2 रखा है, और प्लस ये वाला 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया C2, और H कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए, तो यहाँ पे H कितने हो गए, 6 हो गए, तो ये हो गया यहाँ पे C2। अब 2 पे क्या आता है, 2 पे आता है एथ, तो 2 पे एथ आता है, तो 2 पे आएगा एथ आएगा, और एथ, और इनमें सब में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जोड़ दिया हमने एन, तो ये कोई भी ज्यादा भारी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैथेन हो गया, एथेन हो गया। ऐसे तीसरे नंबर पे, तीसरे पे रखेंगे, यहाँ पे देखो 3 पे रख लेते हैं, तो n = 3, तो n = 3 पर, n = 3 पर तो क्या हो जाएगा, C3, ये हो गया यहाँ पर C3H2 × 3 + 2, तो ये हो गया यहाँ पर कितना, C3H कितना हो गया, 2 3 6 2 कितना, 6 2 कितना हो गया, 8, तो C3H8 हो गया, ठीक है, C3H8। तो ये हो गया 3 पे क्या आता है, 3 पे आता है हमारा प्रोप, 3 पे क्या आता है, प्रोप आता है, तो प्रोप में क्या होता है, उसमें एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। इसी तरीके से हम एन की जगह 4 रख के ब्यूटेन, 5 रख के पेंटेन, 6 रख के हेक्सेन, इस तरीके से हम ये जो सजातीय श्रेणी होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों की जो सजातीय श्रेणी है, इसके ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडों को निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे फिर आसानी से याद भी रहेगा क्योंकि हमने फॉर्मूला बेस ही निकाले हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं असंतृप्त वालों की। तो असंतृप्त में सबसे पहले हम लेके चलेंगे क्या, एल्कीन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम एल्कीन लेके चलेंगे। तो इसमें देखें, मैं आप एल्कीन का वो दिखाता हूं, एल्कीन से किस तरीके से हम कार्बनिक रसायन को, कार्बनिक जो मतलब केमिस्ट्री कंपाउंड है, प्राप्त करना है हमें। तो सबसे पहले इसे मिटा लेता हूं मैं, सबसे पहले मिटने में परेशान कर रहा। अब इसमें देखें मार्कर किंग कैसी आग लगी भाई। अब इसमें देखो, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिया कौन सा, असंतृप्त वालों में लिया हमने, असंतृप्त, असंतृप्त यानी असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में सबसे पहले आते हैं एल्कीन, अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं, एल्कीन आते हैं। तो एल्कीनों का फॉर्मूला क्या हमारा, एल्कीनों का फॉर्मूला CnH2n, ठीक है, ये इनका फॉर्मूला होता है। और इनके लिए जो अनुलग्न लगाते हैं हम, तो इनके लिए अनुलग्न लगाते हैं इन, क्या लगाते हैं, इनके लिए इन शब्द को जोड़ते हैं, इन को जोड़ते हैं, और ये जो ई होता है ये ई की मात्रा बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें सबसे पहले n की जगह 1 रखते हैं, तो n = 1 रखने पर, तो n = 1 रखेंगे, तो n = 1 रख दे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C1H2 × 1, तो ये क्या हो गया,
यहाँ पे हो गया है C1 दिखाते नहीं है, H कितना हो गया 2 एकम 2 हो गया, तो 2 एकम 2 यानी H 2 हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्राप्त नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये स्थायी यौगिक नहीं है, ये इसमें जो एल्कीन है ये स्थायी नहीं होता है, ये दो आपस में ऐसे मिल जाते हैं और ये एथीन बना लेते हैं, तो यहाँ पर ये मैथीन प्राप्त नहीं होता है। हम सोचेंगे कि इसका नाम कहीं मैथीन तो नहीं रख देंगे, मैथीन तो नहीं रख देंगे, तो यहाँ पे मैथीन इसका नाम नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्राप्त नहीं, हम लिख सकते हैं कुछ प्राप्त नहीं, क्योंकि जिस समय ये बनाए जाते हैं तो उस समय ये चीज अस्थायी रहती है, मतलब ये रुकती नहीं है, ये इससे अगले वाले में चेंज जाती है, इससे अगले यौगिक में बदल जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम रखते हैं n = 2 रख के देखते हैं, तो n = 2 पर, तो n = 2 पर क्या होगा C2H2 × 2, तो ये हो गया यहाँ पर C2H कितना हो गया 4 हो गया, तो C2H4 हो गया। अब C2H4 में क्या करेंगे हम, C2H4, अब यहाँ पे कार्बन कितने 2 हैं, तो 2 कार्बनों के लिए क्या आता है H शब्द आता है, H शब्द आता है, और इसमें मैंने बताया था कि ईन इसमें जोड़ना है हमें, तो ईन इसमें जोड़ना है, तो ईन ये यहाँ पर जुड़ गया, तो ये हो गया एथीन, ठीक है। तो एथीन जो है वो हमें प्राप्त होता है। अभी हमने पीछे एल्केन वाले करे थे, तो एल्केन वालों में जब हम 1 रखते हैं तो 1 पे भी हमें मैथेन प्राप्त होता है। तो सबसे पहला एल्केन क्या हो गया हमारा, सबसे पहला एल्केन वहां मैथेन था। अब जब हम यहाँ की बात करते हैं तो सबसे पहला जो एल्कीन है हमारा वो क्या है, एथीन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एल्कीन है हमारा एथीन है, इसे एथिलीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एथिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं n = 3 पर, तो n = 3 पर क्या होगा, n = 3 पर हो जाएगा C3H2 × 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे C3H कितना हो गया 6 हो गया, C3H 6 हो गया, तो C3 अब 3 पे क्या आएगा प्रोप आएगा, तो आएगा प्रोप और ईन इसमें जुड़ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन, 1 कार्बन है तो मैथ आएगा, 2 कार्बन है तो एथ आएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, अब 5 कार्बन है तो पेंट आएगा। तो ये सब चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 4 पे क्या आएगा, ब्यूट आएगा, तो 4 पे ब्यूटीन आएगा, मतलब क्योंकि 4 पे जब 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट आता है। तो यहाँ पे n = क्या होगा, n = हम रखेंगे यहाँ पर 4, n = 4 पर या 4 पर, तो यहाँ पे C4H कितना हो जाएगा 2 × 4, तो ये हो गया यहाँ पर क्या C4H 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूटीन, तो ये हो गया ब्यूटीन हो गया, ठीक है। इन शब्द जोड़ते हैं इसमें, ब्यूटीन हो गया। तो इस तरीके से हमारे ये हो गए एल्कीन, आगे पेंटीन, हेक्सीन, ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके आगे मैं इससे अगला वाला अनसैचुरेटेड का ही है वो तीसरा, इसमें सबसे पहले एल्केन था वो हमारा क्या था संतृप्त में था, एल्कीन वाला है ये हमारा असंतृप्त में है, ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं। डबल बॉन्ड वाले कैसे होते हैं, अगर मान लो मैं इसी का फॉर्मूला दिखाऊं, ये मैंने एथीन दिखाया, तो अगर एथीन के फॉर्मूले को अगर मैं वैसे, तो इसमें क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, और H कितने हमारे पास 4 हैं, तो 2 H इधर जुड़े हुए होंगे इस तरीके से, 2 H ये हो गए इस पे और 2 H किस पे हो गए, ये हो गए इस पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका संरचना सूत्र बनाएंगे, ठीक है नहीं, इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे इसी का भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, इस जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ऐसे इसमें भी कार्बन कार्बन की जगह एक जगह कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। एक जगह भी अगर हमारे कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, एल्कीन हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इससे अगले वालों की बात कर लेते हैं, इससे अगलों की बात करते हैं, वो भी अनसैचुरेटेड में आएंगे, वो एल्काइन होते हैं। तो एल्काइनों का सूत्र अभी मैंने पीछे लिखवा ही दिया था, एल्काइनों का सूत्र पे उस पर ध्यान देंगे, उसी फॉर्मूले से अब हम इन्हें प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अब इसकी बात चल रही है यहाँ पर एल्काइन की, एल्काइन की। एल्काइन क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2, और इनके लिए क्या लगता है, आयन शब्द जुड़ता है। क्या शब्द जुड़ता है, आयन शब्द इसके लिए इनके लिए जुड़ता है, ठीक है, आयन शब्द इसके लिए जुड़ता है। तो सबसे पहले n = 1 पे लेंगे, तो n = 1 पे देखो, n = 1 पे क्या होगा, तो n = 1 पे, तो ये हो गया n = 1 पर, तो n = 1 पर, तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह 1 रखेंगे, तो ये क्या हो गया C1, और यहाँ पे हो गया H2 × 1 - 2, क्योंकि यहाँ 2 माइनस में है, तो ये हो गया यहाँ पर C1, यहाँ पे दिखाते नहीं है,
तो C1 हो गया। H कितने बचे? 2 एकम 2, और 2 में से 2 गए तो कितने बचे? कुछ नहीं बचा, तो H तो यहाँ बचा ही नहीं। जब यहाँ पे H बचा ही नहीं तो हम इसे हाइड्रोकार्बन कैसे कह सकते हैं? ये तो केवल कार्बन हो गया, ठीक है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हम ये कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कुछ प्राप्त नहीं हो पाया है, ठीक है नहीं, ये कह सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे केवल कार्बन बचा, और जबकि हम हाइड्रोकार्बन की परिभाषा में हमने क्या कहा कि हाइड्रोकार्बन में वो होते हैं जो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, ठीक है। तो दोनों का होना बड़ा जरूरी है। अगर यहाँ पे केवल कार्बन रह गया तो उसे हाइड्रोकार्बन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या, n इजिकल टू 2 पर, तो n इजिकल टू 2 पर तो हो जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हुआ है? तो यहाँ पे हो गया है C2H कितने बचे? 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा देंगे, कितना बचा? तो 2 बचा, तो H बचे 2। तो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? 2 कार्बन के लिए क्या आता है? 2 के लिए आता है एथ शब्द आता है, तो आएगा एथ आएगा, और उसमें आयन हमें जोड़ना है। तो जो आ है वो आ का डंडा बन जाएगा, यानी आ बन जाएगा ये, ठीक है। और इन ऐसे ही, तो ये हो गया एथाइन। क्या हो गया है? एथाइन। इसका नाम वैसे क्या है? इसका जो प्रचलित नाम है वो होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन होता है, ठीक है ना। इसका जो प्रचलित नाम है वो एसिटिलीन है, ठीक है। वैसे इसका आयुपेसी नाम, अगर आयुपेसी ढंग से रखते हैं, नामकरण करते हैं, तो इसका एथाइन आता है, ठीक है। बाकी अब हम इसमें बात कर लेते हैं किसकी? n इजिकल टू 3 पर की बात कर लेते हैं। तो n इजिकल टू 3 पर, तो n इजिकल टू 3 पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे n की जगह 3 रख देंगे, H2 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे C2 बचेगा, और H कितने बचेंगे? 2 दिया 6 में से 2 गए, कितने बचे? तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4 बचे, तो H4 हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 3 बचे, कार्बन कितने बचे? 3 है, और यहाँ पे H कितने हो गए? 4 हो गए। तो 3 कार्बन पे क्या आता है? प्रोप आता है। तो 3 कार्बन पे हो गया प्रोप, और उसमें आयन जोड़ देंगे, तो ये जोड़ दिया हमने आयन, तो ये हो गया प्रोपाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। ये जब ये समझ लो कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी जो कार्बनिक रसायन है हमारी, उसके बेसिक चीजें होती हैं। आयुपेसी हो ये, उसमें सब में बेसिक रूप से काम करती हैं ये चीजें। तो इन चीजों को हमें याद करना बड़ा जरूरी है। अब मैं यहाँ पे कार्बन की 10 तक की गिनतियां भी लिख देता हूँ कि सबसे पहले मैथ, मतलब 1 कार्बन है तो मैथ होगा, 2 कार्बन है तो एथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा। तो ये सब चीजों को याद कर लेंगे, क्योंकि ये याद होंगी तो इनके नाम आसानी से लिख सकते हैं। इसके आगे जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ 3 लिया तो प्रोप, क्योंकि 3 पे प्रोप आता है। 4 लेंगे तो 4 पे क्या आएगा? ब्यूट आएगा। 5 पे तो पेंटाइन आएगा। तो सब में आयन जोड़ते चले जाएंगे। ऐसे इससे पिछले वालों में इन जोड़ रहे थे, उससे पहले वालों में जो एल्केन थे उनमें एन जोड़ रहे थे। तो इसी तरीके से ये बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है नी। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन की कुछ गिनतियों के बारे में। ऐसा मान लो कि वो कार्बन की गिनतियां होती हैं जो हमारी कार्बनिक केमिस्ट्री होती है, कार्बनिक रसायन होती है, उसमें कार्बन की गिनतियां कम से कम, ज्यादा भी ना तो 10 तक पता होना हमें बड़ा जरूरी है। तो इसमें मार्कर में बहुत तेज आ रही है। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन परमाणु की संख्या और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या रखा जाना है, ठीक है ना। उसके लिए क्या इसमें हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम कार्बन परमाणुओं की, सी का मतलब यहाँ कार्बन हो गया, ठीक है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है ये लिखेंगे इधर, और दूसरी तरफ हम यहाँ लिख लेंगे कि उसका नाम क्या आना है। यहाँ पे उसका क्या आना है? नाम क्या आना है, ये बात हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है नी। तो यहाँ पे अगर कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 होती है तो हम उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? मैथ शब्द यूज करते हैं, मेथ, ठीक है। मेथ शब्द हम यूज करते हैं। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम उसके लिए यूज करते हैं एथ, ठीक है। और अगर यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? हम इसके लिए यूज करते हैं हम प्रोप, ठीक है। और इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं हाथों हाथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करते हैं क्या? मेथ, ठीक है।
और इसके लिए यूज करते हैं हम एथ, और इसके लिए यूज करते हैं हम प्रोप। ठीक है, इस तरीके से मान लो। ठीक, का ये कार्बन परमाणु की संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर यहाँ 4 है तो 4 के लिए क्या करते हैं हम, 4 पे आता है हमारा ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट, यानी ब्यूट। ठीक है, और अगर 5 है तो 5 के लिए क्या आता है हमारा, पेंट आता है। तो 5 के लिए क्या आता है, पेंट। ठीक है, और 6 है तो 6 के लिए क्या आता है, 6 के लिए आता है हेक्स। तो 6 के लिए आएगा यहाँ पे हेक्स आएगा, तो 6 के लिए हेक्स हो गया, यानी 6 के लिए हेक्स। ठीक है, और 7 है तो 7 के लिए क्या आता है, हेप्ट आता है। तो 7 के लिए आता है हेप्ट, तो 7 के लिए हो गया हेप्ट। और 8 के लिए क्या आता है, 8 के लिए होता है ऑक्ट। तो 8 के लिए होता है ऑक्ट, यानी 8 के लिए होता है ऑक्ट, 8 के लिए ऑक्ट आता है। और 9 के लिए क्या आता है, जब 9 कार्बन होंगे तो 9 कार्बन के लिए आएगा हमारा नॉन, 9 कार्बन के लिए नॉन आएगा। ठीक है, 9 कार्बन के लिए नॉन आएगा। यहाँ पे देखिए 9 कार्बन के लिए क्या हो गया, नॉन हो गया। ऐसे ही इसी तरीके से 10 कार्बन के लिए क्या होगा, तो 10 कार्बन के लिए होगा हमारा डेक। तो 10 कार्बन के लिए होगा डेक होगा। ठीक है, 10 कार्बन के लिए होगा हमारा डेक। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी बेसिक मतलब केमिस्ट्री की जो हमारी स्टार्टिंग है वो यहाँ से होनी है, कार्बनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इस सभी को बढ़िया तरीके से याद करेंगे। जब इसे याद कर लेंगे तो सब कुछ हल्का लगने लगेगा। ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में दिखाते हैं, ये हमारी पहली वीडियो रहेगी। ठीक है, तो सभी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।